गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः। संस्कृत भवन मुंबई यूनिवर्सिटी इनके हीरक महोत्सवी वर्षगांठ पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो व्याख्यानमाला शुरू की है, इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत मुझे भारतीय चित्रकला की परंपरा इस विषय पर व्याख्यान देने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं उनका शतशः आभारी हूँ। भारतीय चित्रकला की अगर बात करें तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्य को भाषा ज्ञान से पहले अगर किस चीज का ज्ञान हुआ है तो वो चित्रकला का ज्ञान है। और भारतीय चित्रकला के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व जाना होगा, मध्य भारत में। तो आइए इस विषय में प्रवेश करते हैं। प्राचीन भारतीय चित्रकला की परंपरा। विषय प्रवेश। भीमबेटका की गुफाएं। भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर लगभग ये भीमबेटका की गुफा चित्र हमें दिखाई देते हैं। ये भीमबेटका की गुफाएं जो है, ये पहले जंगल में थी। आज भी वहां पे जंगल ही है। श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी। तो इन गुफाओं में ऐसा क्या है? इन गुफाओं ये जो गुफाएं हैं, ये आदि मानव के जो है घर थे। आदि मानव ने इन गुफाओं में शरण ली थी। तो आदि मानव की जो दिनचर्या थी, उस आदि मानव ने इन गुफा में चित्रों के माध्यम से अंकित की है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। एक शिकारी का एक शिकार का चित्र यहाँ पे हमें दिखाई देता है। एक जो है मनुष्यों का कोई ग्रुप जो है, वो शिकार कर रहा है। उनका जो मुखिया है, वो एक जो है श्रृंगारित घोड़े पे सवार है, और बाकी के जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे चित्र भीमबेटका की गुफाओं में हमें दिखाई देते हैं। और क्या क्या चित्र है? तो उनकी दिनचर्या जैसे नाच गाना, बच्चों का खेलना, शिकार करना आदि चित्र हमें भीमबेटका की गुफाओं में दिखाई देते हैं। उसके बाद भीमबेटका के बाद अगर हम बात करें तो हम सिंधु घाटी में हमें आना पड़ेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल लगभग एक ही समय है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता तक ये जो कला थी, ये बहुत ही विकसित हो गई थी। इस अ, काल में भारतीय मनुष्य ने फ्री हैंड ड्राइंग और जो कार्विंग है वो भी उसने सीख ली थी। तो इसके लिए हमें सिंधु सरस्वती घाटी में जो भी सील मिले हैं, जैसे कि ये पशुपति नाथ का जो सील है, ये बड़ा ही लोकप्रिय सील है। तो इस पे जो है कार्विंग की गई है। तो कार्विंग करने के लिए भी चित्रकला की समझ होना आवश्यक है। अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो एक ये घड़े की तस्वीर है, पॉटरी की तस्वीर है, जिसमें बैल, मछली आदि के चित्र अंकित हैं। यानी कि उस समय में जो उनके देवता थे और जो उन्होंने पशु पक्षी देखे थे, उनके चित्र अंकित करना शुरू कर दिए थे। ये तो हुआ फ्री हैंड स्टाइल का एक उदाहरण। पर अगर हम देखें तो इसी दौरान ज्यामितीय आकृति भी डेवलप होने लगी थी। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल जो है, ये यज्ञ काल भी माना जाता है। यज्ञ परंपरा को इसमें विशेष महत्व था। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, उसके भी कई आकार होते थे। जैसे कि गोलाकार यज्ञ वेदी, अर्ध गोलाकार यज्ञ वेदी, जो है त्रिकोणाकृति यज्ञ वेदी। तो इस स्लाइड में आपको उस यज्ञ वेदी के अलग अलग जो है
आकार हमें दिखाई देंगे। इससे हमें पता चलता है कि उस दौर में या उस काल में हमें भूमिति का भी ज्ञान था। तो जो मेजरमेंट थे उनका भी हमें ज्ञान था, और उनको हमने चित्रों में ढालना शुरू किया था, और उसी से ये जो है ज्यामितीय आकृतियों का उद्भव हुआ था। अभी अगर हम भारतीय चित्रकला की बात करें, तो ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक है आदिवासी चित्रकला और एक है लोक चित्रकला। आदिवासी चित्रकला और लोक चित्रकला, इन दोनों को जोड़ने का भी काम चित्रकला ने ही किया है, क्योंकि कोई कोई चित्रकला के प्रकार ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ आदिवासी तत्व भी मिलते हैं और संस्कृति के तत्व भी मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने आदिवासी चित्रकला के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की वारली चित्रकला, गोदना चित्रकला, मध्य प्रदेश की भिल चित्रकला, गोंड चित्रकला, गुजरात की पिठोरा चित्रकला, और उड़ीसा की सौर चित्रकला। तो ये जो चित्रकलाएं हैं ये सारी आदिवासी चित्रकलाओं में सम्मिलित की गई है। और आदिवासी चित्रकला का जो है विशेषता ये है कि आदिवासी चित्रकला हमेशा ही निसर्ग के नजदीक जाने वाली चित्रकला है। इसीलिए हमें इसमें पशु पक्षी, वृक्ष आदि के चित्र हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह जो आदिवासी मनुष्य की दिनचर्या है उसे भी हमें यहाँ में आदिवासी चित्रकला में दिखाई देती है। इसमें पिथोरा चित्रकला के बारे में मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। पिथोरा चित्रकला जो है ये उस समुदाय के लिए एक नक्शे का काम करती थी, और ये जो है इसमें डिकोडेड मैसेज हुआ करता था, जो कि उसी समुदाय के लोगों को उसकी जानकारी होती थी, और इन चित्रों का ऐसे इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बहुत ही रोचक बात ये पिथोरा चित्रकारी के बारे में हम कह सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि वैदिक काल में हमें ज्यामितीय आकृतियों का भी ज्ञान था। तो उससे ही अलग अलग यंत्र बनाने जाने लगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये श्री यंत्र की आकृति है। तो ये पूर्णतः ज्यामितीय आकृति है, और ज्यामितीय आकृति को चित्रकला में ढालने का काम जो है वो यंत्र आकृति में किया जाता है। तो ये उसका उदाहरण है। इसके बाद आते हैं तंत्र में चित्रकला। हमारे यहाँ पे तंत्र का भी बहुत ही बड़ा और सुंदर अद्भुत विकास हुआ है। तंत्र जो है भारतीय लोगों में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें दिखाई देता है, और बहुत बड़े बड़े तांत्रिक संप्रदाय भी भारत में फूले फले हैं। तो अगर हम तंत्र की जानकारी लें, तो हम हमें ये पता चलता है कि जो अ, भारतीय विवाह पद्धति है उसमें भी बहुत सारी रंगोली से आकृतियां बनाई जाती है, और बहुत सारी साहित्य का उसमें इस्तेमाल होता है, जैसे कि हल्दी, कुमकुम, पुष्प इत्यादि। तो ये भी एक तंत्र का ही भाग है। तो जहाँ पे भी रिचुअल आता है वहां पे हमें तंत्र दिखाई देता है। तो ये जो तंत्र है ये बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से हमें दिखाया जाता है। और उन सिंबल और वो जो सिंबॉलिकता है, मतलब वो जो एक अ, क्या कहेंगे उसको, वो जो एक सिंबल से दर्शाना किसी भी चीज को, ये तंत्र चित्रकला में हमें दिखाई देता है। तो पहला अगर हम तस्वीर देखेंगे, तो ये कुंडलिनी को तंत्र चित्रकला में दिखाया गया है। जैसे कि आज्ञा चक्र हम देख सकते हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी देख सकते हैं, उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र देख सकते हैं। तो ये कुंडलिनी का एक डिपिक्शन हमें इस चित्र में दिखाई देता है। उसके बाजू में जो दूसरा चित्र है वो है तांत्रिक मधुबनी का चित्र। जो गांव के अलग अलग त्योहार होते हैं उसमें भी अलग अलग और विशेष चित्र बनाए जाते हैं। तो इसी में से एक है कुबेर चित्रकला, जो कि मधुबनी का ही एक उप प्रकार है। तो ये भी एक तंत्र चित्रकला के माध्यम के स्वरूप में हमें दिखाई देती है।
आगे आते हैं ज्यामितीय आकृतियां। तो ज्यामितीय आकृतियों का बाद में जो है मंडल में भी विकास किया गया। मंडला आकृति आजकल बहुत ही लोकप्रिय है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि मानस शास्त्र में मंडल आकृति का बहुत बड़ा हीलिंग में योगदान है। क्योंकि ये मंडला जो है, ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट करने का एक तरीका है। तो मंडल में हमें पुष्प आकृति, त्रिकोण, चौकोन या पंखुड़िया, इनका सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। दूसरी आकृति यहाँ पे कोलम की है। आज भी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक दरवाजे पर रंगोली जो है बनाई जाती है। तो दक्षिण भारत में जो रंगोली बनाई जाती है उसे कोलम कहते हैं, और उत्तर भारत में उसके अलग अलग नाम है, जैसे कि अल्पना नाम है, ऐपन नाम है, और रंगोली। तो ये रंगोली क्या है? रंगोली भी एक ज्यामितीय चित्र ही है। इसीलिए रंगोली का भी योगदान भारतीय चित्रकला में बहुत बड़ा है। अब समझते हैं भारतीय लोक चित्रकला। भारतीय लोक चित्रकला कला मानव की सौंदर्य भावना का परिचय होता है, और यह मानव संस्कृति की उपज है। भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक देश है, इसलिए यहाँ कला एवं संस्कृति में लोक कला का अनूठा समन्वय हमें दिखाई देता है। किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। भारत जैसे देश में विभिन्न प्रांतों में विविध रूपों में लोक कला देखी जा सकती है। भारतीय कला और संस्कृति हमेशा हमेशा ही परंपराओं का संगम रही है। यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जिसने सदियों पुरानी लोक कला को अपनी विरासत और जीवंत संस्कृति के माध्यम से संरक्षित किया है। इस समृद्ध सांस्कृतिक पारंपरिक कला को जीवित रखने के लिए भारत सरकार ने कई पहल की है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत की तरह इसे पहुंचाना चाहते हैं और आसान बना रहे हैं, जिससे देश की संस्कृति में और विविधता लाने में मदद हो। तो भारतीय लोक चित्रकला जो है वो हमेशा संस्कृति का दर्पण रही है, और भारतीय आदिवासी चित्रकला जो है वो ज्यादातर निसर्ग के नजदीक जाने वाली चित्रकला है, और दिनचर्या का हमें उसमें डिपिक्शन दिखाई देता है। तो ये एक मानचित्र है, और भारत में जो राज्य है उन राज्यों में कौन सी लोक चित्रकलाएं मुख्य रूप से जो है संरक्षित है उसका हमें यहाँ पे चित्र मिलता है। जैसे कि महाराष्ट्र में वारली है, चित्रकथी है, गुजरात में मातानी पछेड़ी है, राजस्थान में पिछवाई है, केरल में केरल के भित्ति चित्र है, तमिलनाडु में तंजौर पेंटिंग है, मध्य प्रदेश में गोंड है। आदि चित्रकला भारत के हर एक राज्य में चित्रकला विकसित हुई है, और ये बहुत अनूठी है। इसी का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे भारतीय लोक चित्रकला का मानचित्र दिया गया है। आइए इन भारतीय लोक चित्रकलाओं की कुछ रोचक कहानियां जानते हैं। ये पहला चित्र जो है ये मधुबनी का चित्र है, मैथिली शैली में। इसकी विशेषता ये है, ये माना जाता है कि जब राम जी का और सिया जी का विवाह हुआ था, तब बहुत सारे लोग जो है वो उस विवाह को अटेंड नहीं कर पाए थे। तो उस समय के कलाकारों ने उन विवाहों के दृश्यों को चित्रों में ढालना शुरू किया, और ऐसे जन्म हुआ मैथिली चित्रकला का। मैथिली चित्रकला में जो आदि चित्र है उनमें सियाराम का विवाह का दृश्य हमें दिखाई देता है। ये है कलमकारी। कलमकारी चित्रकला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जो है वो विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश में जो वायु तत्व का लिंग है, जिसको कालहस्तीश्वर भी कहा जाता है, वहां पे कलमकारी का उद्भव हुआ है। अ, हमारे देश को संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें बहुत सारे मंदिर बनाए गए अपने इष्ट भगवान के लिए। वैसे ही शिव जी का मंदिर कालहस्तीश्वर में है।
कालहस्तीश्वर वायु तत्व का लिंग है और वहां पे शिव जी की आराधना वायु तत्व के रूप में की जाती है। तो कई भक्तगण जब मंदिर में आते थे, हर किसी को अगर भगवान के बारे में जानना है तो ग्रंथ पढ़ना पॉसिबल नहीं था, पुराण पढ़ना पॉसिबल नहीं था। तब उन कलाकारों ने जो पुराणों की कहानियां हैं, अपने इष्ट की कहानियां हैं, उनको चित्रों में ढालना शुरू किया। और इसी तरह आरंभ हुआ व्रातपणी का। जी हाँ, कलमकारी का जो ओरिजिनल नाम है वो है व्रातपणी। उसके बाद जब मुगल आए तो मुगलों ने उसमें से फिगरेटिव जो ड्राइंग थे वो निकाल दिए। और जैसे नेचुरल एलिमेंट्स है, जैसे कि पशु पक्षी, इनको ज्यादा उन्होंने जो है इस पे ज्यादा उन्होंने अपना फोकस दिया। और इसी दौरान और एक कलमकारी का जो प्रकार है आंध्र प्रदेश में डेवलप हुआ, जो है मछलीपट्टनम की कलमकारी। मछलीपट्टनम की कलमकारी जो है वो एक ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक है। और कालहस्तीश्वर की जो कलमकारी है वो पुराणों के कहानियों से जो है आई है। एक कपड़े पे जो है चित्र बनाए जाते हैं। वो कपड़ा 12 बार भैंस के दूध में और बहते पानी में धोया जाता है। उसके रंग जो है, सारे नेचुरल एलिमेंट है, वो उससे पक्के होते हैं। और फिर ऐसे जो चित्र है, जो पुराणों के वर्णन हमें जिसमें दिखाई देते हैं, वो मंदिर में लगाए जाते हैं ताकि भक्त उन्हें देख के अपने इष्ट की आराधना कर सके। और वो प्रसंगों को देख के अपने इष्ट की लीला को जो है वो महसूस कर सके। तो इतना सुंदर काम इन चित्रों के माध्यम से इन कलाकारों ने किया है। तो ये था कलमकारी का, कलमकारी की विशेषता। अब आगे बढ़ते हैं पट्टचित्र। पट्टचित्र ये ओडिशा की लोक चित्रकला है। ये भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर से जो है संबंधित है। यह माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद जो बलभद्र जी है, सुभद्रा जी है और भगवान जगन्नाथ है, उन्हें बुखार आता है। इस दरमियान इन तीनों का दर्शन नहीं हो सकता। तो अभी भक्तगण दर्शन किसका करेंगे? तो एक बहुत ही बड़ा पर्दा लगाया जाता है जिस पर चित्र अंकित किए जाते हैं भगवान सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ जी का। और उस चित्र का जो है उस दौरान दर्शन होता है। इस चित्र को अनासार पट्टी भी कहा जाता है। और ये जो है पट्टचित्र, जो उड़ीसा का जो है पट्टचित्र है, पट्टचित्र माने कपड़ा होता है, कपड़े पर ये चित्र बनाए जाते हैं, इसके लिए इन्हें पट्टचित्र भी कहा जाता है। पट्टचित्र उड़ीसा की बहुत ही प्रचलित और बहुत ही सुंदर लोक चित्रकला है। मूर्ति शास्त्र के नजदीक जाने वाली ये लोक चित्रकला है। इसमें हमें त्रिभंग, समभंग, अतिभंग आदि प्रकार इस चित्रकला में हमें देखने मिलते हैं। अब आते हैं चित्रकथी। ये है महाराष्ट्र की, कोकण की चित्रकथी। चित्रकथी की भी एक बहुत ही सुंदर कथा है। ये जो है महाराष्ट्र के कोकण में जो आदिवासी भाग है, ठाकर आदिवासी समाज, इनकी चित्रकला है। और ये क्या करते थे? ये रामायण और महाभारत के कुछ प्रसंगों को पेड़ के पत्तों पर चित्रित किया करते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज कोकण में सिंधुदुर्ग किला बनाना चाहते थे, तब वो ये जो भाग है, इस भाग से दौड़ रहे थे। तब उन्होंने तब उनके कान में राम कथा सुनाई दी। जब उन्होंने नजदीक जाके देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पत्तों पर चित्र बनाए हैं और उन चित्रों को कथा के माध्यम से समझा रहे हैं। तो चित्रों को जब कथा के माध्यम से समझाया जाता है तो उसे चित्रकथी कहते हैं। तो शिवाजी महाराज उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हम रामायण और महाभारत के कुछ प्रसंग जो है कथा के द्वारा लोगों को सुनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन कलाकारों को राजाश्रय दिया। इतना ही नहीं,
उन कलाकारों को सबसे पहले जो कागज है, कागज पे चित्र बनाने की जो टेक्निक है, वो शिवाजी महाराज ने उन्हें सिखाई है। और आगे चल के यही ठाकर आदिवासी समाज ने स्वराज्य के लिए जो है गुप्तचर का काम किया है। तो चित्रकला जो है ये किसी को इतनी प्रेरित कर सकती है। जब ये गुप्तचर का काम करने लगे तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न शहरों में जाने लगे। और ऐसे ही ये चित्रकथी जो है पैठण, जो महाराष्ट्र का एक शहर है, वहां पे पहुंची और कोस्टल कर्नाटका में पहुंची। और वहाँ के कुछ जो लोकल इन्फ्लुएंस थे वो चित्रकथी में हमें दिखाई देती है। तो चित्रकथी जो है वो कोकण के पिंगुली गांव से लेके हमें पैठण तक और कोस्टल कर्नाटका में भी हमें दिखाई देती। अभी आते हैं मातानी पछेड़ी। मातानी पछेड़ी जो है ये गुजरात की एक लोक चित्रकला है, जो गुजरात और राजस्थान के भागों के 64 देवियों को समर्पित एक लोक चित्रकला है। ये लोक चित्रकला जो है ये वाघेरी कम्युनिटी के द्वारा जो है वाघेरी समाज के द्वारा बनाई जाती है। ये वाघेरी समाज को पहले मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। तो वो सिर्फ बाहर से ही माता का दर्शन करके चले जाते थे। पर पर उन्होंने वो समाज एकत्रित आया और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम माता के चित्र बनाए, कपड़े पे माता के चित्र बनाए और वो कपड़ा अगर माता को समर्पित करें, तो ये हमारी जो भक्ति है ये हमारे इष्ट तक पहुंचने का एक साधन बन जाएगा। और ऐसे इस वाघेरी कम्युनिटी ने कपड़ों पर माता के चित्र अंकित करना शुरू किए। और इन 64 देवियों को जो अपनी अपनी इष्ट देवी है, हर एक कलाकार ने अपने चित्र बनाना शुरू किया और वो देवी को समर्पित करने लगे। ये चित्र माता की मूर्ति के पीछे लगाए जाने लगे। इसके लिए इसको मातानी पछेड़ी ये नाम दिया गया है। मैं इसमें एक चीज अधोरेखित करना चाहता हूँ कि मातानी पछेड़ी एक ऐसा उदाहरण है जो कि भक्ति को जो है यहाँ पे उजागर करता है। भक्ति से इस कला का निर्माण हुआ है। अपने इष्ट देवता के प्रति जो समर्पण भावना है, उस भावना को व्यक्त करने के लिए इस कला का उद्भव हुआ है। इसीलिए मातानी पछेड़ी ये चित्रकला बहुत ही विशेष है। आगे आते हैं पिछवाई। पिछवाई का अर्थ भी जो है भगवान के मूर्ति के पीछे जो टंगा जाता है उसको पिछवाई कहते हैं। तो श्रीनाथ जी जो है वो कैसे श्रीनाथ द्वार आए, यानी कि मेवाड़ आए, इसकी कथा बड़ी ही रोचक है। जब औरंगजेब ने जो गोविंद नाथ जी है उनके मंदिर पर आक्रमण करने का एक आदेश भेजा, तो उस मूर्ति को चोरी छुपे बैलगाड़ी से जो है दूसरी जगह पर स्थलांतरित किया जा रहा था। रास्ते में जो भी हिंदू राजा मिल रहे थे उन उनसे एक निवेदन किया गया कि आप इस मूर्ति को आपके राज्य में रखें। पर कोई भी राजा मुगलों के डर से तैयार नहीं होता था। जब ये बैलगाड़ी मेवाड़ में आई तो ये बैलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तब मेवाड़ के राजा को उन पुजारियों ने निवेदन किया कि आप इस मूर्ति को रख लें। भगवान का संकेत समझकर जो है उन्होंने इस मूर्ति को रख लिया और वहां पे श्रीनाथ जी बस गए। तो श्रीनाथ जी एक कृष्ण का रूप है। तो कृष्ण की जो विविध लीलाएं हैं जो भागवत पुराण में हमें दिखाई देती है, या कृष्ण के जो बाकी के ग्रंथ है उसमें दिखाई देते हैं, तो उनका जो डिपिक्शन है ये पिछवाई में अंकित किया गया। जैसे कि कृष्ण की रास लीला, कृष्ण का गाय चराना। और पिछवाई में गाय और कमल इन दोनों चीजों को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया।
आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बीच में श्रीनाथ जी है और उनके बाजू में एक कमल दल का तल है, और कई सारी गौ माताएं भी उसमें हमें दिखाई जाती है। तो पिछवाई, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जो पीछे से लटकता है। संस्कृत शब्द पिछ का अर्थ है पीछे और वैस का अर्थ है लटकना। तो बड़े भक्तिपूर्ण हिंदू चित्रित चित्र है। तो ये है मेवाड़ राजस्थान की पिछवाई। आगे आते हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथ में चित्रकला। तो चित्रकला जो है सिर्फ कपड़ों पर अभी सीमित नहीं थी। प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दुर्गा सप्तशती का एक ग्रंथ का एक इमेज इंसर्ट किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलीग्राफी और चित्रकला का बड़ा ही विशेष जो है संगम किया गया है। अभी इसके बाजू की जो दूसरी तस्वीर है उसमें हमें ताड़पत्र दिखाई दे रहे हैं, और उस ताड़पत्र पर कई सारे श्लोक और कुछ चित्र भी उसमें अंकित किए गए हैं। तो बहुत सारे भारतीय पांडुलिपियों में हमें चित्रकला दिखाई देती है। तो अगर हम जो मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है, वहाँ का जो एक दालन है, उस दालन में आ, ये इंडियन मिनिएचर पेंटिंग का एक दालन है। वहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसी कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है जिसपे चित्र अंकित किए गए हैं। अब चित्रकला का प्राचीन ग्रंथों में क्या उल्लेख है, ये देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में चित्रकला का उल्लेख, विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय द्वारा रचित इस ग्रंथ में 269 अध्याय है, जिसके अंतर्गत तीसरे खंड में संस्कृत विषय में विशेषकर ललित कलाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें अध्याय 1 से लेकर 118 तक कला के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में 35 से 43 तक 9 अध्याय चित्र सूत्र के हैं। यह बहुत चर्चित व सर्वाधिक उल्लेखनीय एवं बहुचर्चित है, जिसमें चित्रकला से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है, जो इससे पहले अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। और कामसूत्र की टीका ग्रंथ जयमंगल, इस ग्रंथ में चित्रकला के षड अंग हमें दिखाई देते हैं, जो कि रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। यानी कि अ, रूप भेद, रूप भेद यानी कि जो हमें प्रसंग दिख रहा है उसका भेद क्या है। जैसे कि एक वृक्ष का एक मनुष्य से अलग होना, एक वृक्ष का एक दूसरे वृक्ष से अलग होना, और इस भेद की जानकारी रखना, इसको रूप भेद कहा जाता है। प्रमाणान, इसमें प्रमाण का जो है विचार किया गया है। यानी कि अगर हमें पेड़ चित्रित करना है तो पेड़ का प्रमाण कितना हो, अगर हमें मनुष्य का शरीर चित्रित करना है तो उसका प्रमाण कितना हो, अगर हमें पशु का शरीर चित्रित करना है तो उसका प्रमाण क्या हो। इन सारी चीजों का जो है प्रमाणानी में जो है विचार किया गया है। भाव लावण्य योजना, नौ रसों का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। कोई चित्र देखते ही उसमें कौन सा रस हमें दिख रहा है, वीर रस दिख रहा है, शांत रस दिख रहा है, या करुणा रस दिख रहा है, ये हमें उससे पता चलता है। तो भाव लावण्य योजनम यानी वो चित्र को और निखारने के लिए उसमें कौन से श्रृंगारिक जो है तत्व डाल दिए जाए, वो लावण्य में उसकी बात होती है। सादृश्यम, सादृश्यम यानी जैसा मुझे एक प्रसंग दिख रहा है, क्या वैसा ही मेरा चित्र बना है। तो इसको सादृश्य कहा गया है। वर्णिका भंगम, वर्णिका भंगम में रंगों का ज्ञान है, रंगों के बारे में विचार किया गया है। तो ये रंग रंग यानी कि जैसे अगर मुझे कृष्ण या विष्णु का चित्र बनाना है तो मैं नीले रंग का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे शिव जी का चित्र बनाना है
तो मैं सफेद रंग का जो कर्पूर गौरम है, तो मैं सफेद रंग का जो है इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसे रंगों का जो विचार है वो वर्णिका भंगम इसमें किया गया है। तो ये जो है चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। इसके अलावा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला के बारे में ये कहा गया है कि कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम मांगल्यम प्रथमम द्योतम गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। यानी कि जिसके घर में चित्रकला है उसके घर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 ही पुरुषार्थों का वास होता है। आप अभी आगे बढ़ते हैं भित्ति चित्रकला की ओर। अजंता की गुफाओं में हमें ये भित्ति चित्रकलाएं दिखाई देती है। अ, अजंता की गुफाओं में हमें भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित बहुत सारी चित्रकलाएं दिखाई जाती है। पर इन चित्रकलाओं की विशेषता, अगर हम इन चित्रों को अ, ठीक से देखें तो एक इनवर्ड जर्नी, हर एक व्यक्ति की आंतरिक जर्नी चल रही है, ऐसे हमें उसमें दिखाई देगा। तो ये हो गए अजंता के चित्र। ये कुछ उदाहरण है, जैसे कि कावी कला। कर्नाटक और गोवा, गोवा में ये कावी कला जो है वो मंदिरों की दीवारों पर पुराणों के संदर्भ लेकर कुछ चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें जिप्सम, गेरू, इनका इस्तेमाल होता है। उसको कावी कला कहते हैं। वैसे ही केरल में मंदिरों पर चित्र निकाले जाते हैं, उसको भी केरला म्यूरल पेंटिंग यानी कि केरल के भित्ति चित्र हमें दिखाई देते हैं। अगर हम तंजावर में जाएं तो तंजावर का जो बिग टेम्पल है, वहां पे भी वहां पे भी जो प्रांगण में जो मंदिर का प्रांगण है, उसमें भी बहुत ही सुंदर चित्रकला हमें दिखाई देती है, जो दीवारों पर चित्र अंकित किए गए हैं। अजंता की चित्रकला की तो हमने अभी बात की। ये अजंता के पद्मपाणि जी का चित्र है। तो चित्रकला का माध्यम सिर्फ कागज या कपड़े तक सीमित ना रह के मंदिरों की दीवारों पर भी बहुत सुंदर सुंदर चित्र हमें दिखाई देते हैं। फिर आते हैं भारतीय चित्रकला पर इस्लाम का प्रभाव। मुगल जब आए, तुर्क जब आए, तो उनका भी चित्रकला पर एक विशेष प्रभाव पड़ा। वहां पे ये ज्यादातर उत्तर भारत में हुआ। इसके लिए उत्तर भारत के कई पहाड़ी चित्र और मुगल मिनिएचर पेंटिंग में बहुत ही हमें साम्य दिखाई देता है। जो मुगल लघु चित्रकारी है उसमें बहुत ही साम्य दिखाई देता है। पर मुगल चित्रों में ज्यादातर जो है वो राजा का दरबार या राजा का जो चित्र है वो बनाया जाता था। पर कलाकार जो थे वो भारतीय थे। तो कई कलाकारों ने मुगल चित्रकारी में ही हमारे पुराण, जैसे कि भागवत पुराण है, शिव पुराण है, तो उनमें से कुछ प्रसंग लेके मुगल चित्रकारी में चित्रों की रचना की। तो जैसे कि मुगल चित्रकारी में हमें यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाए एक चित्र है। यहाँ पे एक लेडी का पोर्ट्रेट चित्र है, जो कि मुगल काल में बहुत ही लोकप्रिय था, पोर्ट्रेट चित्र बनाना किसी भी राजा या रानी का। फिर यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, वो भी मुगल चित्रकारी से प्रेरित हुआ है। तो ये जो है ये इस्लाम का प्रभाव हमें भारतीय चित्रकलाओं पर भी, खासकर उत्तर भारतीय चित्रकलाओं पर हमें दिखाई देता है। फिर आते हैं भारतीय चित्रकला पर ब्रिटिशों का प्रभाव। अ, ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने देखा कि हर एक राज्य में अलग अलग चित्रकला है और बहुत ही सुंदर चित्रकला है। तो उन्होंने क्या किया, इस कला को बिल्कुल ही उन्होंने जो है प्रोत्साहन नहीं दिया। जब और उन चित्रकलाओं से कुछ मोटिव्स लेके वो इंग्लैंड चले गए और उसको जो है
वो प्रिंट करते गए। और भारतीय चित्रकला जो कि एक टेक्सटाइल पर थी, जो कि दीवारों पर थी, वो वो जो है ज्यादा उभर नहीं पाई और प्रिंट के माध्यम में आने लगी। और प्रिंट जब किए गए तो वो कपड़ों पर किए गए। और वैसे वो कपड़े जो है वो इंग्लैंड से आते थे, और हमारे यहाँ से ही, हमारे ही मोटिफ लेके, हमारे हमारी ही कपास लेके वहां पे जाके वो पावर लूम से वो कपड़े बनाते थे और हमें ही बेचते थे। ये ब्रिटिशों ने हमारे साथ किया। ब्रिटिशों ने उसके बाद ऑयल कलर्स पहली बार भारत में जो है इंट्रोड्यूस किए। और फिर बहुत सारे जो है इन ऑयल पेंटिंग्स भारत में बनने लगे। यहाँ पर जो तस्वीर मैंने शेयर की है वो एक जो है राजा जो है ब्रिटिश को कर दे रहा है, इसकी एक ऑयल पेंटिंग जो है बनाई गई है। पर जब ये काल, जो ब्रिटिशों का काल था, उससे ही प्रेरणा लेके एक अद्भुत चित्रकार ने जन्म लिया। और पुनः भारत की संस्कृति उसके चित्रों में दिखाई देने लगी। वो है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के जो चित्र है वो जो है हमेशा भारत के पुराणों की बहुत सारी विभिन्न कहानियां, जैसे कि रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण की लीलाएं, इनको दर्शाती है। ये जो है ये राजा रवि वर्मा का कादम्बरी का चित्र है। अलग अलग प्रांतों में जाके राजा रवि वर्मा घूमे, वहाँ वहाँ का जो है दिनचर्या देखा, वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, उनका रहन सहन देखा, और उन्होंने अपने चित्र बनाए। तो ऐसे महान चित्रकार राजा रवि वर्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये हुआ भारतीय चित्रकला की परंपरा के बारे में। मेरा ये मानना है कि मनुष्य को अगर भाषा भाषा से भी पहले किस चीज का ज्ञान हुआ है तो वो चित्रों का। अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत ही सुंदर माध्यम चित्रकला है। इसके लिए भारत में चित्रकला का एक बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे डे टू डे लाइफ में भी अ, हम चित्र देखते हैं। भारतीय मूर्तिकला जो इतनी विशिष्ट है और प्रगत है, उसमें भी उसका बेस भी है, वो चित्रकला पे है। तो ऐसी अनूठी परंपरा जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, जो कि हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।